जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का हमारे इस चैनल एग्जाम एडुकेटर आईएएस इंस्टीट्यूट में। तो तैयारी चल रही है या नहीं? मुख्य परीक्षा की तैयारी आप लोगों की मैंने करा दी थी। लगभग 40 क्वेश्चंस मैंने आपके मुख्य परीक्षा के मॉडल आंसर के रूप में लगातार कराए गए थे और मुख्य परीक्षा को ध्यान में रखकर वो तैयारी कराई गई थी। उसी तरीके से अब मैंने एक नई श्रृंखला स्टार्ट कर दी है जो प्रारंभिक परीक्षा को ध्यान में रखकर कराई जाएगी और इस श्रृंखला का नाम है 365 डेज कॉन्सेप्ट क्लियर। अर्थात 365 दिन अब आपका एक वीडियो के माध्यम से एक कॉन्सेप्ट क्लियर किया जाएगा। ये केवल कॉन्सेप्ट क्लियर तक सीमित नहीं होगी ये क्लास, इस बात को भी ध्यान में रखना है। ये क्लास वास्तव में कॉन्सेप्ट क्लियर के साथ ही साथ एमसीक्यू के बेस्ड भी होगी, जिसमें हम आगामी परीक्षा को ध्यान में रखकर एमसीक्यू भी कराएंगे उस टॉपिक से संबंधित। तो अपने दोस्तों को, अपने इष्ट मित्रों को, अपने सहयोगियों को बता दीजिएगा कि फिर से ये श्रृंखला स्टार्ट हो गई है 365 डेज कॉन्सेप्ट क्लियर क्लास, जिसमें 365 दिन अब आपको एक 9:30 बजे वीडियो मिलेगी, जिसमें एक टॉपिक होगा और उस टॉपिक से संबंधित कुछ एमसीक्यू होंगे जिस पर बेस्ड होकर ये क्लास चलने वाली है। और ये जो टॉपिक होंगे ये न्यूज़पेपर में चर्चा में आने वाले शब्दावलियों पर बेस्ड होंगे या फिर आपकी आगामी परीक्षा को ध्यान में रखकर बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक होंगे, उन पर बेस्ड होकर ये क्लास तैयार की जा रही है आप लोगों की। तो फटाफट जरा जल्दी से लाइव आ जाइए और लाइव आकर लाइक भी कर दीजिएगा और एक बार शेयर भी कर दीजिएगा। आज का हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक कौन सा है? आज का टॉपिक है लिवरेज रेशियो। ये टॉपिक आज का हमारा रखा गया है लिवरेज रेशियो। ये टॉपिक आया कहां से? अब आपके दिमाग में ये चल रहा होगा कि टॉपिक आया कहां से। ये अक्सर अखबारों में चर्चा होता है लिवरेज रेशियो। कभी कंपनी के संदर्भ में ये चर्चा किया जाता है, कभी बैंकों के संदर्भ में ये चर्चा किया जाता है। तब आपके दिमाग में ये आता होगा कि ये लिवरेज रेशियो होता क्या है और ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है लिवरेज रेशियो। आज इसी शब्द पर चर्चा करने वाले हैं, लिवरेज रेशियो पे। तो जब शब्द पर चर्चा करते हैं तो हम उससे पहले आपको एक प्रश्न दिखाते हैं जिसका मेन उद्देश्य ये होता है क्या कि आप देख लें कि लिवरेज रेशियो से कैसा प्रश्न बन सकता है। कॉन्सेप्ट जब क्लियर हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली क्या करेंगे आप लोग, इस प्रश्न को, आंसर को आप लगा सकेंगे और सॉल्व कर सकेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले प्रश्न देख लेते हैं कि हमारा आज का प्रश्न क्या है इस लिवरेज रेशियो पर बेस्ड होकर। प्रश्न का आंसर बाद में देखेंगे, पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे और कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद में प्रश्न का आंसर देखेंगे। ठीक है, तो हमारा प्रश्न कहता है क्या एक कंपनी उच्च लिवरेज अनुपात बनाए रखती है, अर्थात कोई भी कंपनी है तो उच्च लिवरेज अनुपात बनाए रखती है। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अगर कोई कंपनी है, अगर उच्च लिवरेज रेशियो को बनाए रखती है तो क्यों बनाए रखती है, इस संदर्भ में क्या है, आपको क्या है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो सबसे पहला तो क्या है, उच्च लिवरेज इक्विटी पर उच्च रिटर्न की संभावना को इंगित करता है, इसीलिए बनाए रखती है जब कंपनी लाभदायक होती है। उच्च लिवरेज वित्तीय जोखिम को कम करता है क्योंकि कंपनी के पास अपने ऋण दायित्वों को पूरा करने के लिए पर्याप्त संपत्ति होती है। तीसरा है, उच्च लिवरेज ब्याज दरों में वृद्धि के प्रति कंपनी को अधिक संवेदनशील बनाता है। 3 कथन दिए गए हैं, उपयुक्त कथनों में से कौन सा या से सही है? तो ऑप्शन है केवल 1, केवल 2, 1 और 3 और 2 और 3। तो इसमें ऑप्शन आप लोगों के लिए दिए गए हैं, लेकिन ऑप्शंस का आंसर अभी नहीं लगाएंगे, आंसर पहले ही बाद में लगाएंगे। सबसे पहले तो इस लिवरेज रेशियो को समझते हैं, होता क्या है ये लिवरेज रेशियो। तो बड़े आसान शब्दों में हम इस लिवरेज रेशियो को समझने वाले हैं, बिल्कुल आम बोलचाल की भाषा में इस लिवरेज रेशियो को समझते हैं तो फिर हमें बड़ी अच्छी तरीके से ये लिवरेज रेशियो समझ में आ जाएगा। होता क्या है लिवरेज रेशियो? देखो, जैसे मैं एक व्यापारी हूं और मैं व्यापारी हूं तो मैं व्यापारी होने के मैं व्यापारी हूं तो जाहिर सी बात है कि मैं अपना व्यवसाय बढ़ाना चाहूंगा, व्यापार बढ़ाना चाहूंगा। अब व्यवसाय बढ़ाने के लिए मुझे पूंजी की आवश्यकता होगी। अब मुझे पूंजी की आवश्यकता को पूरा करने के लिए मुझे कर्ज लेने की आवश्यकता होगी। तो वास्तव में क्या है कि व्यापार बढ़ाने के लिए जब मुझे कर्ज लेने की आवश्यकता होगी
तो वही कर्ज हमारी संपत्ति के साथ में, हमारी इक्विटी के साथ में, हमारी एक तरह से जो पैसा है उसके साथ में एक अनुपात को रिप्रेजेंट करेगी कि हमने अपने व्यवसाय को बढ़ाने के लिए कितना पैसा ले रखा है, जबकि मेरे पास में इतना संपत्ति है, मेरे पास में इतनी संपत्ति है और मैंने इतना पैसा ले रखा है। उसी अनुपात को प्रदर्शित किया जाता है लिवरेज रेशियो के माध्यम से। बड़े आराम से समझ में आ गया होगा क्या कि मोहन नाम का एक व्यापारी है जिसने कर्ज ले रखा है, लेकिन उसके पास में एक संपत्ति है, उस संपत्ति से ज्यादा उसने या कम कर्ज ले रखा है, तो उसी अनुपात को रिप्रेजेंट किया जाएगा जिसको हम कहते हैं लिवरेज रेशियो। अगर हम एक सिस्टमेटिक ढंग से समझने की कोशिश करें तो लिवरेज रेशियो क्या है? एक वित्तीय संकेतक है जो यह बताता है कि कोई कंपनी अपने व्यवसाय को चलाने के लिए कितनी हद तक उधार पर निर्भर है। अर्थात अगर वो व्यवसाय चला रही है तो कितनी हद तक उसने कर्ज लिया है, इसी को हम लोग लिवरेज रेशियो के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। लिवरेज अनुपात जिसे वित्तीय उत्तोलन अनुपात भी कहते हैं, मतलब शुद्ध हिंदी में अगर लिखा हो एग्जाम में तो आपको यह याद रखना है दोस्तों कि इसका हिंदी क्या है? वित्तीय उत्तोलन है। इसका हिंदी क्या है? वित्तीय उत्तोलन है। इस बात को दिमाग में रखना, नहीं तो वहां पर क्या हो कि कंफ्यूजन हो जाए कि यह शब्द तो हमारी 365 दिन की क्लास में आया ही नहीं। ठीक है, सरल परिभाषा अगर हम देखें तो लिवरेज का अर्थ होता है बढ़ना, बढ़ाना या गति देना। अर्थात अपने व्यवसाय को गति देने के लिए कम संसाधनों से जब हम व्यवसाय को आगे बढ़ाते हैं और ज्यादा काम करते हैं तो उसी रेशियो के अनुपात को एक तरह से हम क्या करते हैं? लिवरेज रेशियो के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। अर्थात कर्ज लेकर व्यापार को बढ़ाती है तो हम कहेंगे कि कंपनी लिवरेज का प्रयोग कर रही है और इसके माध्यम से अपने व्यवसाय को बढ़ाने का काम कर रही है। तो जब कोई कंपनी कर्ज लेकर अपने व्यापार को बढ़ाती है तो वो लिवरेज का प्रयोग कर रही है। इस तरह की बातें हम लोग जानते हैं। अब आपके दिमाग में ये चल रहा होगा क्या कि लिवरेज जैसा शब्द आया क्यों? ये कंपनी के संदर्भ में होता है, बैंकों के संदर्भ में नहीं होता क्या? किन किन के संदर्भ में ये लिवरेज का प्रयोग किया जाता है? अब जाहिर सी बात है कि लिवरेज का मतलब तो ये हो गया कि मैं हूं, अगर मैं भी अपना इंस्टीट्यूशंस बड़ा करना चाहूं तो मुझे वित्तीय लोन की, ऋण की आवश्यकता होगी। अगर मुझे ऋण की आवश्यकता होगी तो फिर मुझे लोन लेना पड़ेगा, 100% लेना पड़ेगा। तो लिवरेज वाली बात तो मेरे लिए भी निकल कर आ जाएगी, उसी तरह से बैंकों के लिए भी निकल कर आ जाएगी कि बैंकें अगर मान लेते हैं कि 100 करोड़ की उनकी टोटल पूंजी है या इक्विटी शेयर है उनके पास 100 करोड़ की, लेकिन उन्होंने लोन दे रखा है 300 करोड़ का, तो 300 करोड़ रुपए तो कहीं ना कहीं से प्राप्त किए हैं। 300 करोड़ रुपए तो कहीं ना कहीं से प्राप्त किए हैं उन्होंने, तभी तो उन्होंने लोन दे रखा है 300 करोड़ का। कहीं ना कहीं से तो उनके पास पैसा आया है, तो लिवरेज तो उनके संदर्भ में भी आ जाएगा। कोई कंपनी अपना अगर व्यवसाय बढ़ाती है तो अगर कोई व्यवसाय बढ़ाती है तो कंपनी भी ऋण लेकर आएगी, तो कंपनी के संदर्भ में भी लिवरेज रेशियो वाली बात निकल कर आ जाएगी। अब ये चर्चा में क्यों आया अचानक से? ये कहां से बात उठ गई लिवरेज की? क्यों बात उठ गई लिवरेज की? ये दिमाग में आ रहा होगा। तो 2008 की बात बताते हैं आपको। 2008 में वैश्विक स्तर पर प्रतिसार आ गया, अर्थात मंदी आ गई। अब प्रतिसार की स्थिति में बैंकों के पास पूंजी नहीं बची कि वो वास्तव में क्या है कि अपने ग्राहकों को पैसा दे सके, अपने ग्राहकों को वापस कर सके पैसा, क्योंकि पैसा तो उन्होंने बांट दिया था। अब जब पैसा बांट दिया था तो वो पैसा रिटर्न तो आना चाहिए, लेकिन औद्योगिक क्षेत्र में तो मंदी आ गई। तब फिर सोचा जाने लगा यार ये तो बड़ा रिस्क वाला काम है कि कंपनी एक तरह से पैसा अगर वापस नहीं करेगी तो बैंक तो डूब जाएगी, बैंक तो क्राइसिस में आ जाएगी। इसके लिए तो कुछ ना कुछ समाधान करना होगा। अभी तक बैंकों को एक बात कही जा रही थी, अभी तक क्या है, बैंकों को एक बात कही जा रही थी क्या कि बैंकों को अपनी जोखिम भारित संपत्ति का एक हिस्सा अपने पास रखना होगा।
इसका हिस्सा रखना होगा, जोखिम भारित परिसंपत्ति का एक हिस्सा रखना होगा। मतलब मान लेते हैं कि बैंक ने अगर किसी को लोन दिया है तो उस लोन की वापसी की कितनी उम्मीद है, उसका एक हिस्सा अपने पास रखना होगा। जैसे मान लेते हैं क्या, एक लोन मुझे मिला है, एक गवर्नमेंट को मिला है, और एक लोन एक तरह से किसी भी कंपनी को मिला है, तो सबसे बड़ा रिस्क तो मेरा है कि मैं पैसा वापस करूंगा या ना करूंगा, क्योंकि इंडिविजुअल हूं। गवर्नमेंट तो वापस कर देगी, तो गवर्नमेंट की संपत्ति पर क्या है कि जो लोन दिया गया है बैंक के द्वारा वो तो वापस होगा, उसमें तो एक तरह से नो रिस्क है। लेकिन मेरे को मिलने वाले पैसे पर रिस्क है, बैंकों को मेरे पर मिलने वाले पैसे पर रिस्क है कि मेरा पैसा बैंक को वापस आएगा या नहीं। तो अभी तक ये देखा जा रहा था क्या कि वास्तव में क्या है कि बैंक को अपनी जोखिम भारित संपत्ति का एक हिस्सा अपने पास में रिजर्व करके रखना होगा। लेकिन जब यह हो गया कि भैया बैंकों ने लोन ज्यादा बांट दिए, तो जोखिम भारित संपत्ति का जो हिस्सा एक तरह से रखने की बात थी, उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई। जस्ट लाइक आप ऐसे एग्जाम्पल से समझ लोगे तो ज्यादा अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा, बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाते हैं। मान लेते हैं क्या कि अगर कोई बैंक है XYZ, कोई भी बैंक है, बैंक ने अगर 100 रुपया किसी को एक तरह से लोन दिया है, 100 रुपए बैंक ने क्या किया है कि लोन दिया है, और बैंक को एक तरह से क्या है कि केवल और केवल उस कंडीशन में 30 रुपया ही आया है रिटर्न होकर, 30 रुपए ही मान लेते हैं कि आया है रिटर्न होकर। तो अब अगर ये लोन दिया है तो किसी ना किसी व्यक्ति के पास तो लोन, भाई किसी ना किसी से तो लेकर आई होगी ये 100 रुपया, तभी तो इस व्यक्ति को एक तरह से लोन दिया था इसने। तो जब लोन दिया था तो ऐसी कंडीशंस में 30 रुपए ही आया है, तो अब 70 रुपए की व्यवस्था तो करनी पड़ेगी, 70 रुपए की व्यवस्था तो करनी पड़ेगी। तब फिर क्या हुआ कि एक चेंजेस किया गया कि भैया इस तरह की कंडीशंस तो बैंकों के सामने क्यों उत्पन्न हो रही है, वो इसलिए उत्पन्न हो रही है क्योंकि बैंक ज्यादा लोन बांट रही है। अगर ये 100 रुपए लोन ना देती तो यहां रिस्क ही ना होता, अब रिस्क ही ना होता अगर 100 रुपए लोन ना देती। तब अब क्या किया जाए, अब क्या हो सकता है? तब फिर क्या हुआ कि बैंकों से कहा गया क्या कि बेसल पैमाने को आपको फॉलो अप करने पड़ेंगे, और बेसल मानक 3 जैसे पैमाने को आपको फॉलो अप करके चलना पड़ेगा। अभी तक 2 चल रहे थे, फिर बात उठने लगी किसकी, 3 की बात उठने लगी। और यह बात कही जाने लगी क्या कि बैंकें वास्तव में अब उस बेसल पैमाने को जब अपनाएंगी तो उसमें रिस्क वेटेज रेशियो के अलावा, अर्थात कैपिटल एडुकेशन रेशियो के अलावा एक बात पर और ध्यान देंगी, और वो बात होगी क्या, लिवरेज रेशियो। वो बात क्या होगी, लिवरेज रेशियो होगी, उस पर भी ध्यान देना होगा बैंक को। अर्थात ये देखना होगा कि बैंकों की टोटल कैपिटल के बदले में बैंकें कितना पैसा उधार लेकर आई। अर्थात 100 करोड़ रुपया है, और अगर 300 करोड़ या 3000 करोड़ रुपया लेकर उधार लेकर आई हैं, तो बैंकों को यह सावधानी बरतनी होगी कि भैया उधारी नहीं बढ़ाइए आप ज्यादा, क्योंकि अब आप चुका नहीं पाएंगे पैसा। अब आप क्या कर नहीं पाएंगे, चुका नहीं पाएंगे पैसा। इस बात की इंडिकेशन दिया गया बैंक को। अब समझिएगा, अब लेवरेज रेशियो कितनी रखने की बात बैंकों से कहा गया कि बैंकों से कहा गया कि आप यहां पर लिवरेज रेशियो रखेंगे 3% ही, बेसल के अंतर्गत मैक्सिमम 3% का लिवरेज रेशियो एक तरह से लेकर चलेंगे। इस तरह से आपको ये चीजें निकाल कर रखना। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा कि भैया बेसल पैमाने को अपनाने की बात की गई, कार के साथ में लिवरेज रेशियो की भी चर्चा हुई वहां पर, और लिवरेज रेशियो की चर्चा हुई जिसके बेस पर चीजें रिप्रेजेंट होकर निकल कर आई, और बैंकों से कहा गया कितना, 3% तक एक तरह से लिवरेज रेशियो को बनाकर रखना आपके लिए जरूरी है। इस तरह से आप 3% से ज्यादा उसको मत बढ़ाइएगा। अगर 3% से अगर ज्यादा बढ़ाओगे तो हाई रिस्क की कंडीशन में पहुंच जाओगे, अर्थात जोखिम वाली स्थिति में आप पहुंच जाओगे।
अब आप को लग रहा होगा कि लिवरेज रेशियो निकाला कैसे जाता है, इसका कोई ना कोई तो फार्मूला होता होगा, कोई ना कोई तो एक तरह से यहाँ पर मानक होता होगा। तो फार्मूला कुछ नहीं है, बस एक साधारण सा फार्मूला है कि कुल कर्ज अपॉन स्वयं की पूंजी। अर्थात बैंकों ने, हमने कहा ना 3,000 करोड़ रुपए का अगर कर्ज लिया है और बैंकों का एक तरह से यहां पर टोटल स्वयं की पूंजी अगर 100 करोड़ रुपया है, तो लिवरेज रेशियो कितना हो गया? 10 नहीं 30। ये एक तरह से इस बात को रिप्रेजेंट करेगा। लिवरेज रेशियो 3 हो गया और यहां पर इसी बात को इंडिकेशन के रूप में रिप्रेजेंट किया गया कि 3 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। जस्ट लाइक एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। मान लेते हैं कंपनी का कुल ऋण, मान लेते हैं कितना है? 10 लाख रुपया है। कितना है? 10 लाख रुपया है कंपनी का टोटल ऋण, और शेयर होल्डर्स की इक्विटी कितनी है? 5 लाख रुपया है। तो लिवरेज रेशियो उस कंपनी का कितना हो गया? अब आप कहोगे क्या? लिवरेज रेशियो का मतलब है कुल कर्ज अपॉन स्वयं की पूंजी अर्थात इक्विटी पूंजी। इस फार्मूले को लगाएंगे तो आपका निकल कर आएगा वैल्यू 2। तो ऐसा कहा जाएगा क्या कि इस कंपनी का डेब्ट टू इक्विटी रेशियो अर्थात जो उधार का और इक्विटी का रेशियो है वो 2 है, यानी कंपनी के पास हर 1 रुपए की इक्विटी पर 2 रुपए का कर्ज है। इक्विटी 1 रुपए की है बैंक की और कर्ज 2 रुपए का है, और यह दर्शाता है कि कंपनी ने बहुत अधिक कर्ज ले रखा है, बहुत अधिक कर्ज ले रखा है, यह दर्शाता है। अब आपके दिमाग में एक बात चल रही होगी, बात यह चल रही होगी क्या कि यह बात तो समझ में आ गई कि भैया अपनी पूंजी का एक तरह से कितना, एक तरह से प्रतिशत के रूप में आप कर्ज लिए बैठे हो, इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। अर्थात अपनी पूंजी का कितना हिस्सा कर्ज में है, यह बात रिप्रेजेंट कर रहा है लिवरेज रेशियो। ठीक है, और यह बताता है कि कौन सी कंपनी या कौन सी बैंक जोखिम में है और कौन सी बैंक जोखिम में नहीं है, इस बात को रिप्रेजेंट करता है ये लिवरेज रेशियो। अब दिमाग में एक चीज चल रही होगी आपको कि भैया लिवरेज रेशियो क्यों जरूरी है, क्यों आकलन करना जरूरी है, क्या जरूरत पड़ गई इस लिवरेज रेशियो को? देखो हमने क्या कहा? हमने कहा कि 2008 में जब बैंकों की वित्तीय स्थिति गड़बड़ा गई। क्यों गड़बड़ा गई? क्योंकि वो रिस्क वेटेज रेशियो तो अपना रखे थी लेकिन फिर भी पैसा नहीं दे पा रही थी, क्योंकि उन्होंने लोन इतना बांट दिया था। लोन बांटने का मतलब है कि कहीं से लेकर आई थी, तभी तो लोन बांटा था उन्होंने, तभी तो बैंक ने लोन बांटा था। इसलिए बैंकें इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजरने लगी थी। इसलिए यह कहा गया बैंकों से कि भैया अपनी टोटल कैपिटल का अर्थात टोटल इक्विटी का आप कितना कर्ज लिए बैठे हो, उसका अनुपात को बनाकर रखना आपके लिए बहुत जरूरी है। अगर यह 3 से ज्यादा जा रहा है तो आपकी कंडीशन जोखिमपूर्ण हो सकती है। इस बेसल पैमाने के अंतर्गत इसको भी समाहित करने की बात ला दी गई। अब आपके दिमाग में ये चल रहा होगा कि लिवरेज रेशियो क्यों जरूरी है, इसका आकलन करना क्यों जरूरी है? क्योंकि यह बताता है कि कंपनी की वित्तीय स्थिति कैसी है। इसको देखकर बैंक ये पता लगा लेती है कि कंपनी पर कितना कर्जा है। अगर लिवरेज रेशियो ज्यादा आ रहा है तो वो देख लेगी बैंक कि भैया इस कंपनी का वित्तीय जो जोखिम है बहुत ज्यादा है, कंपनी एक तरह से कर्ज ज्यादा लिए है, इसलिए कंपनी पर विश्वास करना ठीक नहीं है। अर्थात जोखिम का आकलन करने के लिए इस लिवरेज रेशियो की आवश्यकता पड़ जाती है। और सबसे बड़ी बात है क्या कि सही निवेश लेने का भी निर्णय हो जाता है। ठीक है, अगर लिवरेज रेशियो यहां पर अच्छा है तो ये निवेशक को भी आकर्षित कर देती है, क्योंकि ये बताती है कि कंपनी कितनी मजबूत है और कंपनी कितनी कमजोर है। अगर वो लिवरेज रेशियो अपने एक सामान्य अनुपात में रखे हुए तब फिर कोई दिक्कत नहीं है। कंपनी कम जोखिमपूर्ण है, कंपनी में इन्वेस्टमेंट करो तो निश्चित तौर पर कंपनी क्या होगी, बहुत लाभ दे सकती है। तो सर कितना एक तरह से होना चाहिए किसी कंपनी के संदर्भ में लिवरेज रेशियो का अनुपात? जैसे बैंकों के लिए आप कह रहे हो 3%, क्या कंपनी के लिए कुछ अलग है? देखो कंपनियों के लिए अगर देखा जाए तो लिवरेज अनुपात जो है 0 से 2 के बीच में एक तरह से अच्छा माना जाता है यहां, लेकिन 2 से अधिक की कंडीशन बहुत खतरनाक हो जाती है।
2 से अधिक की कंडीशन बहुत खतरनाक हो जाती है अगर लिवरेज रेशियो की कंपनी के संदर्भ में अगर हम बात करें। जैसे अगर 0 से 1 के बीच में है तो कंपनी का ऋण बहुत कम है, अर्थात 0 से 1 के बीच का मतलब है क्या, 0 कब होगा, अर्थात कंपनी की कोई भी एक तरह से यहां पर लायबिलिटी नहीं है, तब 0 होगा। ऐसी कंपनी हो सकती है कि कंपनी की 0 लायबिलिटी है, यस हो सकती है। जैसे दृष्टि, कंपनी के ऊपर कोई लायबिलिटी नहीं है, ऐसी कंपनी भी हो सकती है। और कौन सी हो सकती है, जैसे आप सेवा क्षेत्र की कंपनियां, आईटी कंपनियां बहुत कम लोन लेती हैं क्योंकि उनको प्रतिफल अच्छा मिलता है, उनको जो है प्रॉफिट अच्छा मिलता है किसी भी आईटी कंपनी को, तो बहुत कम एक तरह से जोखिम यहां पर लोन लेने का काम करती है। मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां ज्यादा लेती हैं, तो आईटी कंपनियां क्या होती हैं कि बहुत कम ऋण लेती हैं और सुरक्षित और स्थिर मानी जाती हैं, इसीलिए आईटी कंपनियां। जिन कंपनियों का जो एक तरह से डेब्ट इक्विटी रेशियो 1 से 2 के बीच रहता है वो मध्यम स्तर का ऋण लेने वाली कंपनियां हैं और उनमें मॉडरेट रिस्क रहता है, अर्थात स्वीकार रहता है कि भैया मध्यम स्तर का रिस्क, लेकिन अगर 2 से ज्यादा है तो बहुत अधिक ऋण है। उसी तरह से बैंकिंग सिस्टम के अंतर्गत भी है कि बैंकिंग सिस्टम के अंतर्गत 3 तो लास्ट है, अगर 3 से ज्यादा जा रहा है तो फिर बहुत ज्यादा हाई रिस्क में बैंक पहुंच गई, तब फिर उसको निगरानी के अंतर्गत ला दिया जाएगा, फिर उस पर निगरानी की जाएगी और निगरानी करते हुए चीजों को रिप्रेजेंट किया जाएगा। लेकिन अब कुछ बातों को आपको ध्यान में रखना है बहुत अच्छी तरीके से, क्या कि कम एक तरह से D/E हमेशा अच्छा नहीं होता है। यह बहुत कम ऋण का मतलब है कि कंपनी अपनी ग्रोथ के लिए बाहरी पैसे का सही उपयोग नहीं कर रही है या बाहरी पैसे का उपयोग ही नहीं कर रही है और कंपनी अब आगे बढ़ने के लिए प्रयास नहीं कर रही है। यह भी इन्वेस्टर्स के लिए एक सबसे बड़ी चुनौती बन जाता है। तो कम अगर रहता है तो वो भी नुकसानदेह है और ज्यादा रहता है तो फिर तो हाई रिस्क है ही, तब फिर प्रॉब्लम्स के रूप में चीजें रिप्रेजेंट होकर निकल कर आ जाएंगी। अब क्या लिवरेज रेशियो में केवल और केवल ऋण और इक्विटी के अनुपात को ही देखा जाता है? नहीं, लिवरेज रेशियो वास्तव में क्या है, कई तरीके से उसका आकलन किया जाता है, कई प्रकार से लिवरेज रेशियो का आकलन किया जाता है। जैसे लिवरेज रेशियो, डेट टू इक्विटी रेशियो हमने समझ ही लिया, डेट टू एसेट्स रेशियो अर्थात एसेट्स के रूप में भी लिवरेज रेशियो को निकाला जाता है और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो के रूप में भी लिवरेज रेशियो को निकाला जाता है। कई तरीके से लिवरेज रेशियो को एक तरह से हम लोग आकलन करते हैं वास्तव में। जैसे डेट टू इक्विटी रेशियो यह बताता है कि कंपनी की पूंजी का कितना हिस्सा कर्ज से और कितना हिस्सा मालिकों के पैसे से है। जैसे अगर मान लेते हैं कुल कर्ज है 10 लाख और कुल इक्विटी है 5 लाख, तो डेट टू इक्विटी रेशियो जो हमने पहले भी निकाला था 2 है, तो ये कह रहा है क्या कि कंपनी के हर 1 रुपए अपने पैसे पर 2 रुपए का कर्ज है। ठीक है, अगर हम देखें जितना अधिक होगा लिवरेज रेशियो, कंपनी का जोखिम उतना ही अधिक समझा जाएगा। इस बात को कॉन्सेप्चुअल रूप से आपको दिमाग में लेकर चलना है बहुत अच्छी तरीके से, यूपीएससी दृष्टिकोण को भी आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, दूसरा डेट टू एसेट रेशियो की अगर हम बात करें, डेट टू एसेट रेशियो की अगर हम बात करें तो इसका उद्देश्य क्या होता है, कंपनी की संपत्ति कितनी हद तक कर्ज के पैसे से बनी हुई है और यह बताता है डेट टू एसेट रेशियो। मतलब एक तरह से अगर मान लेते हैं कि कंपनी का कुल कर्ज यहां पर जो है 8 लाख रुपया है, मान लेते हैं कितना है, 8 लाख रुपया है कंपनी का कुल कर्ज। ठीक है, उसी को कुल कर्ज अपॉन कुल संपत्ति के बीच अनुपात को रिप्रेजेंट करता है डेट टू एसेट रेशियो। ठीक है, और कुल संपत्ति है कंपनी की 20 लाख रुपया, तो रेशियो होगा 0.4। तो हम कहेंगे क्या, कुल संपत्ति का 40% हिस्सा कर्ज से बना हुआ है, अर्थात टोटल संपत्ति जो बैंक की बनी है या कंपनी की बनी है उसमें 40% हिस्सा कर्ज से बना हुआ है, उसको रिप्रेजेंट करता है। कम रेशियो सुरक्षित है कंपनी, अधिक रेशियो होगा तो जोखिम वाली कंपनी के रूप में रिप्रेजेंट होगा, डेट टू एसेट रेशियो के रूप में रिप्रेजेंट किया जाता है। तीसरा आता है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो क्या है कि कंपनी कितनी आसानी से अपने कर्ज पर लगने वाले ब्याज को चुका सकती है, इसको बताता है कि कंपनी कितनी आसानी से अपने कर्ज पर लगने वाले ब्याज को चुका सकती है। इस बात को रिप्रेजेंट करता है क्या,
इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, ठीक है। जैसे मान लेते हैं क्या इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का हमारा जो मेन रूप से जो फार्मूला होता है, ब्याज व कर से पहले का लाभ अपॉन ब्याज खर्च, अर्थात ब्याज और कर से पहले कितना लाभ प्राप्त की है कंपनी ने और ब्याज पर कितना खर्च कर रही है कंपनी, उसकी बात करता है यहां पर। जैसे मान लेते हैं कि ब्याज व कर्ज से पहले का लाभ कितना है 6 लाख रुपया और खर्च कर रही है कितना 2 लाख रुपया, तो हम कहेंगे रेशियो होगा 6/2, रेशियो होगा 6/2 अर्थात 3। तो हम कहेंगे क्या कंपनी के पास ब्याज चुकाने के लिए 3 गुना आमदनी है, स्थिति अच्छी मानी जाएगी। अगर रेशियो 1 से कम है तो कंपनी डिफॉल्ट करने के लिए जोखिम मानी जाएगी। यूपीएससी दृष्टिकोण के रूप में इसको आपको बहुत अच्छी तरीके से जानना है और समझना है। तो हमारे ख्याल से लिवरेज रेशियो आपका समझ में आ गया होगा। लिवरेज रेशियो क्या है कि कोई भी कंपनी अपने व्यवसाय को करने के लिए कितना लोन ले रखी है और उसके पास में कितना इक्विटी है, उसके बीच का रेशियो जब हम पता करते हैं तो उसी को हम लोग लिवरेज रेशियो के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब जाहिर सी बात है कि लिवरेज रेशियो के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं तो कुछ कॉन्सेप्चुअल चीजें आपको हमेशा ही बिल्कुल अच्छी तरीके से बनाकर रखना होगा। डेब्ट टू इक्विटी रेशियो, कर्ज बनाम पूंजी, ज्यादा जोखिम होगा ज्यादा होने पर, कम होने का अर्थ है कम जोखिम, ठीक है। डेब्ट टू एसेट्स, कर्ज बनाम संपत्ति की बात की है, संपत्ति कर्ज से बनी है, सुरक्षित संपत्ति होगी अगर कम होगा इसका मान। और इंटरेस्ट कवरेज का मतलब है ब्याज चुकाने की क्षमता को रिप्रेजेंट करता है। अगर ज्यादा होने का अर्थ है ज्यादा मुनाफा और अगर कम होने का अर्थ है क्या कम मुनाफा, अर्थात अगर 1 से कम होगा तो कम मुनाफा एक तरह से रिप्रेजेंट होगा और कंपनी डिफॉल्ट की कंडीशन में पहुंचने वाली है उसको रिप्रेजेंट करेगा। अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चंस इसके, जिसके बेस्ड होकर हमने एक क्लास तैयार की है। पहला क्वेश्चन जो हमने आप लोगों से पूछा था उसका क्या जवाब होगा, आप फटाफट एक तरह से रिप्रेजेंट करिए। एक कंपनी उच्च लिवरेज अनुपात को बनाए रखती है। एक कंपनी है जो उच्च लिवरेज अनुपात को इसलिए बनाकर रखती है, इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार किए। उच्च लिवरेज इक्विटी पर उच्च रिटर्न की संभावना को इंगित करता है जब कंपनी लाभदायक होती है। देखो, जब एक कंपनी लाभ कमाती है तो उसका लिवरेज उच्च होता है। मान लेते हैं क्या कि बहुत ज्यादा अगर कंपनी ने लाभ कमाया तो ऐसी कंडीशंस में उसने पूंजी की भी बहुत ज्यादा आवश्यकता होगी और पूंजी की भी आवश्यकता होगी तो ऐसी कंडीशंस में क्या है कि वो पूंजी को क्या कर रही होगी कि यूज कर रही होगी उसमें, और पूंजी को यूज कर रही होगी तो ऋण पर ब्याज का भुगतान करने के बाद में शेयर होल्डर्स के पास भी बहुत अच्छी तरीके से लाभदायक स्थिति बन रही होगी और लाभदायक स्थिति बन रही होगी जिससे उसका इक्विटी पर रिटर्न बढ़ रहा होगा। तो वित्तीय लिवरेज एक तरह से यहां पर का लाभ उसे प्राप्त हो रहा होगा, अर्थात आंसर क्या हो जाएगा, एक यहां पर बिल्कुल ठीक तरीके से निकल कर आ जाए। उच्च लिवरेज वित्तीय जोखिम को कम करता है, जबकि ठीक है कंपनी के पास अपने ऋण दायित्वों को पूरा करने के लिए पर्याप्त संपत्ति होती है। उच्च लिवरेज एक तरह से क्या है कि वित्तीय जोखिम को कम नहीं करता है बल्कि बढ़ाने का काम करता है, और ये बात हमने कॉन्सेप्ट के रूप में समझा ही दी है। तीसरा है उच्च लिवरेज ब्याज दरों में वृद्धि के प्रति कंपनी को अधिक संवेदनशील बनाता है। वास्तव में क्या है, उच्च लिवरेज वाली जो कंपनियां हैं ब्याज दरों में वृद्धि के प्रति अधिक संवेदनशील इसलिए बनाता है क्योंकि अगर ब्याज दर बढ़ेंगी तो कंपनी का ब्याज का व्यय बढ़ जाएगा। कंपनी का क्या होगा भाई, अगर ब्याज दर बढ़ती हैं ज्यादा संवेदनशील बनाएंगी जो उच्च लिवरेज वाली कंपनियां हैं। कंपनी का अगर ब्याज बढ़ेगा, अगर मान लेते हैं क्या कि ब्याज दर अगर बढ़ती है और ब्याज दर बढ़ती है तो कंपनी जोखिम में आ सकती है, ज्यादा उसे खर्च करना पड़ेगा, ज्यादा उसे खर्च करना पड़ेगा तो ऐसी कंडीशंस में ज्यादा जोखिम की कंडीशंस में आ सकती है, और ऐसी कंडीशंस में कंपनी की जो लाभ देता है उस पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा और वित्तीय तनाव उत्पन्न हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि वित्तीय तनाव उत्पन्न हो जाएगा, इसीलिए उच्च लिवरेज ब्याज दरों में, अगर उच्च लिवरेज होता है तो ब्याज दरों में वृद्धि के प्रति कंपनी को अधिक संवेदनशील बनाता है। यह बात 100% ठीक है, क्योंकि भैया हमने कहा ना उच्च लिवरेज है तो जाहिर सी बात है ज्यादा उसने ऋण ले रखा है तो ब्याज दर एक तरह से क्या होगा, अगर बढ़ेगी तो ज्यादा संवेदनशील कंपनी होगी क्योंकि इसके लाभ को कम करने का काम करेगी। अर्थात पहला और तीसरा यहां पर सही होगा। आंसर क्या होगा,
सी इसका आंसर होगा, अर्थात गा इसका आंसर होगा। ठीक है, दूसरा देख लेते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सा कारक किसी कंपनी के लिए इष्टतम पूंजी संरचना ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिससे लिवरेज का स्तर भी शामिल है। ठीक है, मान लेते हैं कि ऑप्टिमल जो है कैपिटल स्ट्रक्चर निर्धारित करने में किसी कंपनी की महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, कौन सा एक तरह से कारक है यहां। ठीक है, तो अब इनमें से क्या है कि लिवरेज का स्तर भी शामिल किया जाता है। इनमें से हम लोगों को सही आंसर देखना है। कंपनी की लाभप्रदता और नकदी प्रवाह की स्थिति। ठीक है, तो अगर कंपनी की लाभप्रदता होगी और नकदी प्रवाह की स्थिरता होगी तो जाहिर सी बात है कि कंपनी की ये इष्टतम पूंजी संरचना को रिप्रेजेंट करेगा और उच्च लिवरेज बनाने के लिए प्रेरित करेगा। 100% बिल्कुल ठीक बात है यहां। उद्योग का औसत लिवरेज स्तर और ठीक है प्रतिस्पर्धी परिदृश्य, अगर कंपनी का इष्टतम पूंजी संरचना उस बात को भी रिप्रेजेंट करेगा कि कंपनी के अंदर औसत लिवरेज स्तर चल रहा है और प्रतिस्पर्धी परिदृश्य चल रहा है, इसीलिए कंपनी क्या है कि औसत लिवरेज स्तर को बनाकर चल रही है। ठीक है, क्योंकि अत्यधिक एक तरह से यहां पर प्रतिस्पर्धी संरचना नहीं होगी तो ऐसी कंडीशंस में कंपनी ज्यादा यहां पर क्या है कि लोन लेने लगेगी, प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, तो बिल्कुल ठीक है। माइक्रो इकोनॉमिक्स कारक जैसे ब्याज दरें और आर्थिक विकास की संभावनाएं, माइक्रो इकोनॉमिक्स कारक जैसे ब्याज दरें हैं और आर्थिक विकास की संभावनाएं ही इष्टतम पूंजी संरचना को रिप्रेजेंट करेंगी। बिल्कुल ठीक बात है। कंपनी के प्रबंधन की जोखिम लेने की क्षमता और शेयर धारकों की अपेक्षाएं, ये भी बिल्कुल ठीक बात है। आंसर क्या हो जाएगा, डी इसका आंसर हो जाएगा। 1, 2, 3 और 4 के रूप में यहां पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग, वित्तीय लिवरेज के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कुछ कथन दिए गए हैं वित्तीय लिवरेज के संदर्भ में, उस पर हमको एक तरह से विचार करना है। क्या, वित्तीय लिवरेज का उपयोग केवल तभी फायदेमंद होता है जब कंपनी की परिसंपत्तियों पर रिटर्न ऋण पर ब्याज दर से अधिक हो। ठीक है, पहली बात इन्होंने ये कही है। उच्च वित्तीय लिवरेज हमेशा शेयर धारकों की संपत्ति को बढ़ाता है। ठीक है, उच्च वित्तीय लिवरेज फर्म की अर्निंग पर शेयर की अस्थिरता को कम करता है। जाहिर सी बात है, क्या उच्च लिवरेज होगा तो शेयर की एक तरह से अर्निंग पर शेयर की अस्थिरता को कम नहीं करेगा बल्कि बढ़ाएगा। ये वाला तो गलत हो गया। उच्च वित्तीय लिवरेज हमेशा शेयरधारकों की संपत्ति को बढ़ाएगा? नहीं बढ़ाएगा। अगर उच्च लिवरेज होगा तो ऐसी कंडीशंस में जो शेयरधारकों की संपत्ति बढ़ेगी नहीं, बल्कि क्योंकि सारा पैसा ब्याज में जाएगा और ब्याज में जाएगा तो ऐसी कंडीशंस में हानिकारक होगा और हानिकारक होगा तो ऐसी कंडीशंस में जोखिम ज्यादा होगा। तो शेयरों की संपत्ति पर नकारात्मक, शेयरधारकों की संपत्ति पर नकारात्मक प्रभाव एक तरह से डालेगा। ये बात भी यहां पर क्या हो जाएगी कि गलत हो जाएगी। वित्तीय लिवरेज का उपयोग केवल तभी फायदेमंद होगा, ठीक है, जब कंपनी की परिसंपत्तियों पर रिटर्न ऋण पर ब्याज दर से अधिक होगा। बिल्कुल ठीक बात है। वित्तीय लिवरेज का उपयोग केवल तभी फायदेमंद होगा जब कंपनी की परिसंपत्ति पर जो रिटर्न है ऋण पर ब्याज दर से अधिक होगा, तभी फायदेमंद होगा। यह बिल्कुल एक तरह से ठीक बात कही गई है। आंसर क्या होगा? केवल और केवल एक होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, एक उच्च इक्विटी गुणक क्या दर्शाता है? एक उच्च इक्विटी गुणक क्या दर्शाता है? फटाफट इसका जवाब दीजिए। कंपनी अपनी परिसंपत्ति को वित्त पोषित करने के लिए कम ऋण का उपयोग कर रही है? ऐसा नहीं है। ठीक। कंपनी के वित्तीय जोखिम कम है? यह भी नहीं होगा। कंपनी का वित्तीय जोखिम एक तरह से यहां पर कम है, यह भी नहीं होगा। इक्विटी गुणक के रूप में यहां पर चीजें रिप्रेजेंट की गई हैं जो हमने अभी आप लोगों को बताया था। कंपनी अपनी परिसंपत्तियों को वित्त पोषित करने के लिए अधिक ऋण का उपयोग कर रही है। बिल्कुल ठीक बात है। ठीक है, उच्च इक्विटी गुणक का मतलब है डेब्ट टू इक्विटी रेशियो, इसके संदर्भ में है। तो कंपनी अपनी परिसंपत्ति को वित्त पोषित करने के लिए अधिक ऋण का उपयोग कर रही है, इस बात को एक तरह से रिप्रेजेंट कर रही है। डेब्ट टू इक्विटी रेशियो के संदर्भ में यह क्वेश्चन पूछा गया है। यहां एक उच्च इक्विटी गुणक के रूप में यह क्वेश्चन पूछा गया है। आंसर क्या होगा इसका? याद रखना, गा इसका सही आंसर होगा, अर्थात सी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, तो ये रहे हमारे क्वेश्चंस भी और ये रही आपकी
क्लास जिसके माध्यम से हमने आप लोगों को समझाने का प्रयास किया है। पर डे आपका एक कॉन्सेप्ट आएगा, इस कॉन्सेप्ट को एक बार, दो बार, तीन बार आप वीडियो में जरूर देखिएगा, जिससे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो सकें और चीज़ों को आप समझ सकें। उनके फार्मूले को आप लिख लीजिएगा, जिससे भविष्य में आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए और उसके क्वेश्चंस आप बेहतर तरीके से सॉल्व कर सकें। बड़े ध्यान से, बड़े अच्छी तरीके से इसको आपको सॉल्व करते हुए चलना है। तो आज के लिए हमारी क्लास यहीं समाप्त होती है। थैंक यू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट डे हम लोग फिर नए कॉन्सेप्ट के साथ मिलते हैं। गुड नाइट।